अपने खराब फ्लाइट एक्सपीरियंसेस बताइए, क्या क्या खराब फ्लाइट एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं अभी तक? इंडिगो के साथ ये है कि उनके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो वो भस्मासुर हो गए हैं। लखनऊ जाना था, बनारस चली गई ऐसा क्यों? क्योंकि मौसम खराब था। मैं पहुंचा बनारस, जब फ्लाइट रुक गई, जाके खड़ी हो गई ऐसे, तो मैं बोला चलो भाई अब उतरने का उतरने ही नहीं दिया मुझे। बोला नहीं उतर सकते आप। खराब पता क्या होता है, खराब उनकी चाय कॉफी होती है, वो बेस्वाद होती है। तो मुझे याद है कि फ्लाइट लैंड हुई कलकत्ता में और जहाज में अनाउंसमेंट हुआ कि मिस्टर सिद्धांत और मिस्टर विजय आप लोग अपनी सीट पे बैठे रहें। या तो बस में जाते हैं या तो आप उस वाली ट्यूब में से होके जाते हैं। एक गाड़ी आई नीले रंग की नीले रंग की गाड़ी आई, बैठाया हम लोग को गाड़ी में, वो बंदा हमको और विजय को सामान रखवाया गाड़ी में, उनकी आंख पे पट्टी बांधा। फिर लेकर गया एयरक्राफ्ट तक। तो विजय हमसे बोल रहा है कि सर इतना कर रहे हैं तो कुछ और खाने पीने का भी व्यवस्था कर दे। हम बोले अरे यार। फिर मैं आसपास के लोगों को देखता हूँ, सुंदर सुंदर चेहरे, अमीर अमीर दिखने वाले लोग, तो फिर मेरे को ये तसल्ली रहती है, मैं मरा तो मरा, कम से कम ये जो अच्छा अमीर दिख रहा है ये भी मरेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है क्योंकि अगर वो हिलती है और आप समुद्र वंदर के ऊपर जा रहे हैं, सोचिए कितने कितने प्लेन नहीं मिले। मलेशिया वाला प्लेन नहीं मिला, बरमूडा ट्रायंगल पे कितने प्लेन नहीं मिले। मैं फ़ोन कर रहा हूँ लोगों को कि फ़्लाइट में कैसे चढ़ते हैं, मतलब क्या करना है। तो मैंने कहा कैसे बैठते हैं, कहते हमें भी नहीं पता। एक तो मुझे ये जो बुरा लगता है वो ये, एक तो ऑलरेडी इतनी एंग्जाइटी होती है बिफोर टेकिंग अ फ्लाइट, उस पर अगर सर्विसेज भी आपकी इतनी ख़राब हैं किसी फ़्लाइट की, तो फिर वो उसमें ऐड ऑन हो जाता है। मेरा भी इंडिगो के साथ कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। उसके बाद रो रो के पापा को फ़ोन किया। पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइंस का भारी ऑपरेशनल क्राइसिस चल रहा है। इसमें कई फ़्लाइट्स डिले हो गई हैं, तो कई तो कैंसिल हो गए हैं। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 800 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है। एयरपोर्ट पर सूटकेस के ढेर पड़े हैं। कई लोगों को जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट्स का, उन्हें ज़मीन पर ही रातें गुजारनी पड़ी है। एक कपल तो ऐसा भी था जो अपनी ही शादी के रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया है, ऑनलाइन उन्होंने अपनी शादी अटेंड की है। आप समझ सकते हैं कि जो लोग भी इस वक्त इंडिगो से ट्रैवल करने वाले थे या कर रहे थे, उनके लिए ये उनकी लाइफ के सबसे ख़राब फ्लाइट एक्सपीरियंसेस में से एक हो सकते हैं। ये जो एक्सपीरियंस उनका रहेगा। हमारे न्यूज़ रूम में भी कई साथी हैं और जब हम बात कर रहे थे तो मालूम पड़ा कि इनके भी कई ख़राब फ्लाइट एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मेरे लिए ख़राब फ्लाइट एक्सपीरियंस का मतलब है जब बहुत मौसम ख़राब हो और फ्लाइट में, प्लेन में टर्बुलेंस हो, जब भी गड़गड़ाहट होने लगती है तो मैं तो डर जाती हूँ और मेरे लिए वो ख़राब फ्लाइट एक्सपीरियंस है। अपने दोस्तों से बात करेंगे, न्यूज़ रूम में अपने साथियों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके ख़राब फ्लाइट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे तो ये भी मालूम पड़ा कि सबसे ख़राब फ्लाइट एक्सपीरियंस जो है वो श्वेतांग का रहा है। तो शुरुआत उन्हीं से करेंगे। श्वेतांग, बताइए क्या हुआ आपके साथ ऐसा कि इतना ख़राब, सब लोग कह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस सबसे ख़राब है। नहीं, मुझे भी लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। हुआ क्या था कि मेरी नानी की डेथ हुई थी, तो मुझे दिल्ली से बनारस जाना था क्योंकि वहाँ पे दाह संस्कार वगैरह होना था। तो मैंने 4:30 बजे की फ़्लाइट बुक की शाम की, और मैं पहुँचा, टाइम से पहुँच गया, लेकिन किसी वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया गेट से, तो वो फ़्लाइट छूट गई मेरे से। तो मैंने वहीं खड़े खड़े दूसरी फ़्लाइट बुक की क्योंकि जाना तो था ही। वो फ़्लाइट थी 6:30 बजे की। तो मैं, और लेकिन उसका दूसरे टर्मिनल पे जाना था, तो वो थोड़ा लंबा रास्ता है। मैं जा रहा था, पहुंचा तो पता चला कि वो भी गेट बंद हो गया, अब नहीं जा सकते आप। मैंने कहा भाई पॉसिबल ही नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, नहीं हो सकता ऐसा। बहुत चिल्लाया, चिल्ली करने के बाद जो है एंटर करा दिया उन्होंने कि जाओ आप। मैं चला गया, बैठ गया, मुझे लगा चलो फाइनली अब तो पहुंच तो जाएंगे। फ़्लाइट जानी थी वहाँ से लखनऊ, ठीक है, मैं फिर वहाँ से बाई रोड में बनारस जाने वाला था। फ़्लाइट लखनऊ गई, ऐसे टच हुई और वापस चली गई, बनारस चली गई सीधे। लखनऊ जाना था, बनारस चली गई क्योंकि मौसम ख़राब था। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई थोड़ा रोड वाला ट्रैवल जो बच गया, अब मैं सीधे बनारस चला जाऊँगा तो काम हो जाएगा, समय बच जाएगा। मैं पहुँचा बनारस, जब फ्लाइट रुक गई, जाके खड़ी हो गई ऐसे, तो मैं बोला चलो भाई अब उतरने का सीन, उतरने नहीं दिया मुझे। बोला नहीं उतर सकते आप, क्यों नहीं होता? नहीं कि प्रोटोकॉल है ऐसा कुछ, आप इसको आप नहीं कर सकते, आपको यही रहना पड़ेगा और आपने जहाँ की फ़्लाइट बुक की आप वहीं जाके उतरेंगे। तो मुझे दिल्ली से लखनऊ और फिर बनारस जाना था, लेकिन मैं दिल्ली से डायरेक्टली बनारस चला गया और उसके बाद मैं वापस लखनऊ आया। और जब तक ये सब हुआ तब तक रात के 10, साढ़े 10, 11 बज गए थे। तो जो भी दाह संस्कार, अंतिम संस्कार होना था वो सब हो चुका था। इट इज़ वेरी सैड। ये कितना टाइम लगा आपको इस पूरे में? इस पूरे में मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे लगे होंगे। और अगर नॉर्मल फ्लाइट आपकी रहती तो कितना टाइम लगता? 3 घंटा शायद। ओह
गॉड, ये आप समझ सकते हैं 3 घंटे की फ्लाइट जो 10 घंटे में मैं कंप्लीट हुई है, तो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस श्वेतांग का रहा है। सरवर जी से भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि इनके क्या ख़राब फ्लाइट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बताइए। एक तो अव्वल तो मुझे थोड़ा एंग्जाइटी होती है बिफोर फ्लाइंग, मुझे थोड़ा डर लगता है। सेम ईयर, सेम ईयर। और जब टर्बुलेंस आता है प्लेन में तब तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मौसम जब ख़राब हो तो हाँ, और भी कभी कभी टेक्निकल रीजंस की वजह से भी टर्बुलेंस आता है। बट एक तो मुझे ये जो बुरा लगता है वो ये, एक तो ऑलरेडी इतनी एंग्जाइटी होती है बिफोर टेकिंग अ फ़्लाइट, उस पर अगर सर्विसेज भी आपकी इतनी ख़राब हैं किसी फ़्लाइट की, तो फिर वो उसमें ऐड ऑन हो जाता है। मेरा भी इंडिगो के साथ कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। कॉमनवेल्थ के टाइम की बात है और मुझे फ़्लाइट लेनी थी तब। अब तो शायद 2 घंटा हो गया, डोमेस्टिक में भी आपको आई थिंक जाना होता है ना, 2 घंटा पहले यू हैव टू चेक इन करना होता है। उस टाइम पे 1.5 घंटे के अराउंड था, तो मैं एग्जैक्टली 1.5 घंटे पहले वहाँ पे थी। उन्होंने मुझे बोर्ड नहीं करने दिया, वॉज अ स्टूडेंट, और मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास बस स्कूल मतलब जो कॉलेज का बैग था, बुक्स थी, वो थी, ऐसे कोई सूटकेस वगैरह भी नहीं था। ये क्यों नहीं करने दिया उन्होंने? मैं भी उनसे यही पूछती रही और मेरे जैसे और भी लोग वहाँ पे काउंटर पे खड़े रहे, पर उन्होंने अलाउ ही नहीं किया और हम सबकी फ़्लाइट मिस हो गई। और ऐसा नहीं था कि फ़्लाइट बिल्कुल रनवे पे खड़ी है, दैट ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, वो प्रोटोकॉल है, आपको मतलब कम से कम आधा घंटा पहले तो बोर्ड करना ही करना होता है, क्योंकि फिर प्लेन टैक्सी करता है, फिर वो टेक ऑफ करता है, वो सब मैं समझती हूँ। बट अभी ऐसा नहीं कि गेट्स क्लोज हो गए थे, वो तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था। आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हुआ। और मेरे जैसे और लोग थे, हमें बोर्ड नहीं करने दिया, हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। तो हम तो कॉलेज स्टूडेंट थे, ज़्यादा लड़ भी नहीं पाए। तो कैसे फिर ट्रैवल किया उसके बाद आपने? उसके बाद रो रो के पापा को फ़ोन किया। फिर उसके बाद एक दूसरी फ़्लाइट की मतलब बुकिंग की गई, बट वो फ़्लाइट कम से कम 2 या 3 घंटे लेट नहीं, मतलब उस टाइम से 2-3 घंटे बाद थी। तो तब तक हम एयरपोर्ट पे बैठे रहे। मतलब इंतज़ार आपको भी करना पड़ा, जैसे अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, तो दीपक, आप कितनी बार फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो क्या क्या समस्याएं रही आपकी? यार थैंक्स टू लंटो, मेरी पहली फ्लाइट यहीं पे आकर के थी। एक पिछली बार, एक पहली तो यहीं नहीं, जाड़ों में थी दिसंबर में, हरारी के इंटरव्यू की वजह से मुंबई, और दूसरी अभी जून में थी, तो दिसंबर टू जून है। एक जो सबसे मेरा ख़राब नहीं पर बहुत ही डरावना सा अनुभव रहा है वो है कि 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत ही दुखद घटना रही। उसके ठीक 7-8 दिन बाद, यानी कि 18-20 जून के आसपास मुझे विशाखापट्टनम भेजा गया था, वो 21 जून के कार्यक्रम की वजह से। और मौसम थोड़ा ख़राब था क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ पर सी है, तो ऑपरेशन वगैरह होता है, तो बारिश वगैरह हो गई। उसने ऐसे शुरू में उठाया और मतलब वीडियो देख कर गया था, पूरा टर्बुलेंस, क्योंकि सारी फीडी इस वजह से भरी चेक करके गए होंगे ना कि कैसे फ्लाइट में बैठते हैं, कैसे क्या सिक्योरिटी कब जाना है। क्योंकि मेरा था कि 12 सी या जो भी नंबर की सीट थी वो नहीं मिली, तो कोई नहीं, कैसे करना है। और वो बहुत हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमको जो एक्सीडेंट हुआ था जिस फ्लाइट का, उसकी बजाय दूसरी कंपनी की मिले, लेकिन हमको मिली वही। बहरहाल हम बैठे हैं, उसने फ्लाइट ने ऐसे टेक ऑफ करके उठाया और वो समंदर के बीच में लेकर गया, और वो बीच में थोड़ी ऐसे डुंडल हुई, और वहाँ पे वो तो मेरी चाय नहीं मिल पाई थी क्योंकि खाना मेरे से जस्ट पहले ख़त्म हो गया। और उस वक्त मैंने जितना कुछ था सब पर पूरी ऊर्जा लगाते हुए याद किया कि यार मैं कैसे भी, अगर बच गया तो क्या करूँगा, नहीं बचा तो मेरे जैसे दोस्तों का क्या होगा, किसको पहले किया जाएगा, कहाँ पे पैसा जाएगा, कहाँ पे क्या चीज़ जाएगी, मेरा लैपटॉप कौन लेगा, सारी चीज़ें। तो बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस रहता है अगर आप टर्बुलेंस वगैरह में गुजरे। और दूसरा, फ्लाइट का खाना बहुत ख़राब मिलता है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है क्योंकि अगर वो हिलती है और आप समंदर के ऊपर जा रहे हैं, सोचिए कितने कितने प्लेन नहीं मिले। मलेशिया वाला प्लेन नहीं मिला, बरमूडा ट्रायंगल पे कितने प्लेन नहीं मिले। तो आप जीवन में कोई बरमूडा ट्रायंगल कभी ना बने, बस इसी की दुआ है। चलिए, ये तो खैर नहीं ही हो तो ही बेहतर है। इनसे भी पूछेंगे। शोभम जी, आप बताइए आपके क्या ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे? जस्टिस सिंह इनको बुलाते हैं हम लोग न्यूज़ रूम में, प्यार से बताइए। अरे मेरा तो ज़्यादातर समय अच्छा ही रहा है, लेकिन दिसंबर 2023 में मुझे यहीं आना था और मेरी छुट्टी मतलब ख़त्म हो गई थी। मुझे मतलब आना ही था किसी भी तरह से मंडे को। तो 9 बजे मैं पहुंचा वहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट पे बनारस के। तो वहाँ पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, अब क्या किया जाए, और उस समय कोहरे का भी वक्त था। तो मैंने सोचा था कि टिकट कटा लूँगा ट्रेन का, लेकिन नहीं कटा पाया। तो वहाँ से दौड़ते कह रहा हूँ वहाँ से किसी तरह से ऑटो वगैरह अरेंज करके वहाँ से एक ट्रेन, लास्ट ट्रेन थी जो बनारस आ रही थी, 10:30 बजे चलती है, और मैं वहाँ से करीब 9:45 बजे निकला एयरपोर्ट से। वो तो मतलब वहाँ से अब रोड थोड़ा सही हो गया है, तो किसी तरह से दौड़ते भागते मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा। स्टेशन तो पहुँच गया,
लेकिन फिर टिकट कैसे, अब कैसे जाएंगे? तो वहाँ मेरे एक फ्रेंड ने टिकट कटाया था अपना, तो उसने मुझे बोला कि तुम आओ मेरी सीट पे, मतलब अगर बैठ लो। फिर मैंने टीटी से बात की, फिर टीटी नहीं मिल रहा है। ट्रेन समझ लीजिए एकदम चलने को वो हो गई थी, मतलब आराम से सब कुछ जो हो रहा था वो एक फ़्लाइट कैंसिल से सब कुछ पूरा बदल गया। तो किसी तरह से मैंने मैनेज किया और ट्रेन में घुसा, और फिर अगले दिन सुबह आया। तो मैं आपको दोनों एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फ़्लाइट का भी और ट्रेन का भी। ट्रेन को सुबह 8 बजे पहुँच जाना था और मैं शाम की 4 बजे पहुँचा। तो जो मैं फ़्लाइट कराया था, जो मैं रात को 11 बजे दिल्ली पहुँच जाता, वो अगले दिन शाम को 4 बजे पहुँचा। एमएमडी में अब चलते हैं, एमएमडी वालों से पूछते हैं कि इनके क्या ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं। श्रुति, तुम्हारे ख़राब एक्सपीरियंस रहा है? मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों लगता है डर? मुझे बहुत डर लगता है फ़्लाइट्स में। मुझे उसका पता नहीं, मैंने बहुत साइंस समझने की कोशिश की है, लेकिन जब भी एयरप्लेन थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे होता है, मुझे लगता है मैं धड़ाम से नीचे जाऊंगी। तो ये सब खबर देख के तो मेरा और थोड़ा ऐसे हो गया। मैक्सिमम लड़कियों का मुझे लग रहा है कि उनको एंग्जाइटी होती है और टर्बुलेंस से डर लगता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। विकास जी, आप बताइए कि क्या क्या समस्याएं आपने फेस की है फ़्लाइट से ट्रैवल करते हुए? मैं पहला फ़्लाइट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। सबके लिए जीवन में होता है, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जब पहली बार जहाज़ में बैठते हैं तो अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं पहली नौकरी थी मेरी एक अखबार में, और वहाँ से मुंबई भेजा गया, जयपुर से, राजस्थान पत्रिका में काम करता था। वहाँ से मुंबई भेजा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं फ़ोन कर रहा हूँ लोगों को कि फ़्लाइट में कैसे चढ़ते हैं, मतलब क्या करना है। और उस समय तक ना ऐसे इतनी क्रांति भी नहीं होती थी कि इंटरनेट पे कि देख लें, और मतलब अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था। पुरानी बात है, 2012-13 की बात है। मैंने कुछ लोगों को फ़ोन लगाया, तो मैंने कहा कैसे बैठते हैं? कहते हमें भी नहीं पता क्योंकि मेरे सर्कल में मोस्टली लोग उन्होंने फ़्लाइट में ट्रैवल तब तक किया नहीं था। तो फिर मैंने बिल्कुल चलो देखेंगे। यूट्यूब नहीं सर्च किया आपने? उस समय तक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी यूट्यूब के बारे में। वो डेटा जो 1 GB 28 दिन तक चलता था, ये उस दौर की बात है ना। 3G आया था, हाँ 3G चल रहा था उस समय, 4G तो आया भी नहीं था। तो मैं गया और बस मैंने कुछ नहीं किया, मैं फॉलो कर रहा था, इतना कॉन्फिडेंट होके फॉलो कर रहा था, आगे वाला जो कर रहा है वही करना है मुझे। तो ऐसे करते करते बढ़िया मैं बैठ गया। बताइए, किसी और की फ्लाइट में बैठ जाते फॉलो करते नहीं, करते? इतना तो पढ़े लिखे है ना कि पता है कौन से नंबर पे कहाँ कैसी फ़्लाइट मिलनी है। वहाँ तक तो मैं चला गया और बढ़िया से वो यात्रा हो गई। और बैठ के अंदर बैठ के ऐसा वाइब आ रहा था कि जैसे वॉल्वो में बैठते ना, जब हवा में था प्लेन, और ऊपर चढ़ते उतरते समय जो था, पहली बार वो लगा, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद से तो मज़ा आता है। मैं फ़्लाइट में जाते ही सो जाता हूँ, लेकिन अभी जिस तरीके से बवाल हो रहा है, थैंक गॉड कोई बुकिंग नहीं की थी, कोई प्लान नहीं था, नहीं तो बहुत दुखी होना पड़ता। और फ्लाइट के जब पैसे जाते हैं ना, बड़ा दर्द होता है, और उसकी वजह से तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं। जैसे आप ये बता रहे थे, बहुत से लोग गोवा जाना था, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, अलग अलग लोगों के प्लान्स थे। इंटरव्यूज में नहीं? बिल्कुल। वो आज अगर कोई कह रहा होगा ना कि आज उसे पहुंचना था ऑफिस, और उसके मैनेजर ने कहा होगा कि आज आ ही जाना क्योंकि 2 दिन का ऑफ है आगे, तो आज वो क्या बहाना बना रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं ना कि अरे मेरे मैनेजर को बता देना कि मैं मेरे फ्लाइट की वजह से नहीं आ पाया। तो आज जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसे ये बहाने भी होते हैं कि ऑफ से 1 दिन पहले ऐसे वाले बहाने हम लोग बना लेते हैं, लेकिन ये जेन्युइन था। हाँ, इन सब के बीच में मेरी माता जी की ख्वाहिश है फ़्लाइट में बैठने की। वो बस देखते हैं आप किस दिन वो पूरी होगी, क्योंकि वहाँ से यहाँ ऐसे या तो रूट हो तो कर ले, अदरवाइज़ अब कहीं जाना ही पड़ेगा कि वहाँ से यहाँ आए, तो वो पूरी और करनी है। ठीक है। तो चलिए, जैसे कि ये बता ही रहे हैं, बहुत लोगों के बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। शिवानी से भी पूछेंगे। शिवानी, आप बताइए आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं फ़्लाइट्स के? ख़राब वाले बताइएगा। ठीक है। हाय नेहा। मैं हूँ हल्द्वानी से। हल्द्वानी में हमारी क्लोजेस्ट जो एयरपोर्ट पड़ता है वो है पंतनगर। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, ऑलमोस्ट 1 BHK की तरह। तो हमारी फ़्लाइट्स अगर शुरू होती है सुबह 10 बजे से, नेक्स्ट फ़्लाइट 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे। 10, 11, 12 तीनों फ़्लाइट्स कैंसिल होकर सीधे 1 बजे जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं कि 10 बजे की फ़्लाइट पकड़ने के लिए अगर मैं 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचूँ तो अमूमन मोस्टली वो तीनों फ़्लाइट्स कैंसिल ही होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत कम पैसेंजर्स होते हैं। पैसेंजर्स होते हैं, फ्लाइट्स का आना जाना अपने प्रॉफिट के हिसाब से रखते होंगे। तो एक बार मैं केदारनाथ ट्रैवल कर रही थी, 8 बजे हम सब लोग, एयरपोर्ट भरा हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फ़्लाइट्स इतनी कैंसिल करी और खाने के लिए कुछ नहीं था पूरे एयरपोर्ट पे।
तो एक प्रेग्नेंट लेडी ऑलमोस्ट रोने लगी उस टाइम। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन डाली, कंप्लेन करी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। अब ट्विटर पर जो खूब भड़कते हैं फ़्लाइट्स को लेकर और फ़्लाइट्स में आने वाली समस्याओं को लेकर, उनसे भी पूछेंगे कि उनको मौका देंगे कि वो बता पाएँ ट्विटर के अलावा हमको भी कि कैसे उनके ख़राब फ़्लाइट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सिद्धांत जी बताइए क्या हुआ? अपने ख़राब फ़्लाइट एक्सपीरियंसेस बताइए, क्या-क्या ख़राब फ़्लाइट एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं अभी तक? किस महीने का? हर महीने आपके ख़राब रहते हैं एक्सपीरियंसेस? मैं एक बार दिल्ली से बनारस जा रहा था, तो स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी और मैंने चेक इन काउंटर पे मेरे पास एक छोटा सा ट्रॉली बैग था, उसमें मेरा लैपटॉप वगैरह था। तो मैंने उससे पूछा कि इसको लेके जा सकता हूँ केबिन में? तो उसने बोला कि हाँ लेके चले जाइए काउंटर पे। और जो आपका बोर्डिंग गेट होता है, तो बोर्डिंग गेट पे मैं पहुंचा तो वहाँ पे स्पाइस जेट का क्रू एक हाथ वाला जो होता है ना वेइंग मशीन, वो लेके खड़ा हुआ था। तो उसने उसको वे किया तो मेरा बैग जो था वो कुछ 10-10 किलो के आसपास का था, 10 किलो के आसपास का था। तो बोला कि सर इसमें आपको 3 किलो का पैसा देना पड़ेगा या 4 किलो का पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ उसने कहा। तो मैंने कहा कि मतलब पैसा क्या देना पड़ेगा, आप इसको लगेज में ले जाओ, मैं लैपटॉप निकाल के हाथ में रख लेता हूँ, यूजुअली तो यही होता है ना। तो उसने बोला कि नहीं इसको पैसा देना पड़ेगा और ये फिर ये लगेज में जाएगा। हम बोले ये कौन सा नियम है आपका? तो फिर वो मुझे याद आ गया कि जम्मू में जब एक एयरपोर्ट पे सेना के जवान ने बदतमीजी की थी एयरलाइन स्टाफ के साथ कथित तौर पे, फिर एयरलाइन स्टाफ ने कहा था कि उन्होंने मारा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं स्पाइस जेट वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। तो वो यही हुआ था। तो स्पाइस जेट वालों की बदमाशियाँ ये हैं कि वो आपको चेक इन काउंटर पे क्लियर कर देते हैं और फिर वो बोर्डिंग गेट पे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूलते हैं। फिर मैंने स्पाइस जेट वालों से लंबा डिस्कशन किया, वो मेरे चैट पे है, उस पर मैं स्टोरी भी करूँगा। मैंने बोला आधार क्या है इसका? तो मतलब कि हम किसी को भी बोर्डिंग से रोक सकते हैं, जबकि नियम ये नहीं कहते कि आप किसी को बोर्डिंग से रोक सकते हैं, नियम ये नहीं कहते कि आप बोर्डिंग से रोक सकते हैं। तो ये स्पाइस जेट वालों के साथ था, ये इसी साल का था, लास्ट ईयर का था कि मैं दिल्ली से मणिपुर जा रहा था और मेरी इंडिगो की फ़्लाइट थी, वही द इंडिगो जो अभी पता नहीं क्या हुआ पड़ा है। तो मेरी दिल्ली से इम्फाल की फ़्लाइट थी वाया कलकत्ता, तो मुझे कलकत्ता में उस फ्लाइट से उतरना था और एक दूसरी फ़्लाइट को बोर्ड करना था, वो भी फ़्लाइट इंडिगो की थी। तो मैं कलकत्ता मैंने लैंड किया, मैंने और मेरे साथी विजय ने, हम लोग तुरंत उतरे और वहाँ पे फिर से हम लोगों ने सिक्योरिटी की दूसरे एग्ज़िट करके, और जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे इंडिगो का स्टाफ आया, बोला कि सर आपको ले नहीं जा पाएंगे हम लोग। हम ले क्यों? बोला कि सर फ़्लाइट वो चली गई है। हम ले चली गई है? तो मुझे ना 10 मिनट नहीं समझ में आया। तो उसने बहुत देर तक समझाया कि हाँ सर वो फ़्लाइट तो चली गई है। अब मेरा तो ऐसा हाल ना कि काटो तो खून नहीं वाला। मेरी सिलेक्शन हो गई। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी मेरी यार। तो मेरा उस दिन शाम को इंटरव्यू शेड्यूल था, मेरा उस दिन शाम को मेरा होटल बुक था वहाँ पे इम्फाल में, मेरी मीटिंग शेड्यूल थी। तो बोला नहीं सर आज नहीं जा पाएंगे। बोले कब जा पाएंगे? बोले सर कल है अगली फ़्लाइट, अब कल 8 बजे के आसपास पहली फ़्लाइट है। तो मैंने बोला कि यार ये कैसे करूँगा मैं, नहीं ये नहीं हो पाएगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, नहीं जा पाएंगे। बोले मैं नहीं जानता, मुझे भी जाना है इम्फाल और मैं कैसे भी जाऊँगा, तुम भेजोगे हमको। भाई वो नहीं भेज पाया, उसने मुझे एक होटल दिया कलकत्ता में। फिर वो मुझे ये बोलने लगा कि आप होटल में जाइए, अच्छा होटल है सर। बोले मेरा वहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है यार, वो आप कैसे बोले अच्छा होटल है? मैं होटल में क्या, तुम महल में रुकवा लो। तो उस तरह की उसमें बदमाशियाँ थी। फिर पीआर वालों का फ़ोन आया मेरे पास पहले कि सर हम लोगों ने इतना इंतज़ाम किया है आपके लिए। हमने क्या इंतज़ाम कर दिया भाई, मतलब फ़्लाइट तुमने छुड़वाई, इंतज़ाम क्या किया, ये अच्छा इंतज़ाम थोड़े है। तो पीआर वाले लगातार इंडिगो के बोलते रहे नहीं सर आप अच्छी बातें नहीं कह पा रहे हैं हमारे लिए। हमले यार ये तो बदमाशियाँ हैं आपकी, मतलब ट्विटर पर लिख रहे थे।
हाँ, आप अच्छी बात है, मैं ट्विटर पे लिख दे रहा था सब कुछ, और वहाँ पे कई पत्रकारों ने जो उस समय चुनाव कवर करने के लिए इधर उधर जा रहे थे, उन्होंने मुझे कलकत्ता एयरपोर्ट पे इन लोगों से बहस करते हुए देखा था। अब 6 दिन इम्फाल रहने के बाद मेरी इम्फाल से सिलीगुड़ी की फ़्लाइट थी, तो मुझे इम्फाल से फिर से कोलकाता आना था और कलकत्ता से सिलीगुड़ी जाना था। अब मेरा डर फिर से बैठ गया कि ये फिर से ऐसा करेंगे, ये फिर से पक्का उड़ा देंगे मेरे बिना। तो मैंने फिर से ट्विटर पे लिखा कि भाई मुझे जाना है सिलीगुड़ी, उड़ा मत देना मेरे बिना। तो मुझे याद है कि फ़्लाइट लैंड हुई कलकत्ता में और जहाज़ में अनाउंसमेंट हुआ कि मिस्टर सिद्धांत और मिस्टर विजय आप लोग अपनी सीट पे बैठे रहें। हाँ, फिर या तो बस में जाते हैं या तो आप उस वाली ट्यूब में से होके जाते हैं। एक गाड़ी आई नीले रंग की नीले रंग की गाड़ी आई, वो बैठाया हम लोग को गाड़ी में, वो बंदा हमको और विजय को सामान रखवाया गाड़ी में, इनकी आंख पे पट्टी बांधा। फिर लेकर गया एयरक्राफ्ट तक। तो विजय हमसे बोल रहा है कि सर इतना कर रहे हैं तो कुछ और खाने पीने का भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम बोले अरे यार ये हुआ। अब इंडिगो के साथ ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, वो दे डोंट वांट बैड पीआर। ये इस वीडियो को भी डिलीट करवाने आ जाएंगे अगर उनको पता चलेगा कि मैंने एक बार 1 घंटा बनारस के रनवे पे एयरप्लेन खड़े रहने का ट्वीट कर दिया था, तो उन्होंने मुझे वो फ़ोन करके बोल रहे थे कि सर इतना समय तो लग ही जाता है। और इंडिगो के साथ ये है कि उनके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो वो भस्मासुर हो गए हैं। हाँ, और मतलब कहा जाता है ना कि किसी को इतना मत सर पे चढ़ाओ कि वो सर पे चढ़ के भी अब फिर वो विष्ठा वमन ही करे। तो इंडिगो के साथ यही हो रहा है। अब हज़ारों यात्रियों को उसने, देश के हज़ारों यात्री पड़े हुए हैं एयरपोर्ट पे, चीख रहे हैं। ह्यूमन कोशिएंट एकदम गायब है। कितना असंवेदनशील और कितना ज़्यादा क्रूर सिस्टम है इंडिगो का या किसी भी एयरलाइंस का जो हो। और इस चक्कर में डीजीसीए की मक्कारी और उनकी नाकामी देखिए कि दिल्ली मुंबई के फेयर 50 से 70-80 हज़ार हो रहे हैं और डीजीसीए उसको कैप नहीं कर पा रहा है। छोटे छोटे सेक्टर्स के फेयर 20-20 हज़ार हो गए हैं, डीजीसीए कैप नहीं कर पा रहा है। और इंडिगो की हिम्मत और उनकी हैसियत इतनी बड़ी है कि और आर्म ट्विस्ट करके डीजीसीए को बाध्य करवा दे रहे हैं नियम वापस लेने के लिए। ऐसी बातें की जा रही हैं। तो चलिए, आपके तो ऐसे एक्सपीरियंस है कि कम से कम इन्होंने कहा तो इनके थोड़ा बहुत जो है प्रिविलेजेस मिल गए या छोड़ने के लिए गाड़ी आ गई, लेकिन आम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लास्ट कमेंट हम आशीष सर से लेंगे। आप बताइए आपके क्या खराब एक्सपीरियंसेस रहे? अरे हमको बहुत मजा आता है यार जिंदगी में। पोइस भागे हैं, पैर पे भागे हैं, हमको प्लेन में चढ़ते ही खराब एक्सपीरियंसेस भी बता दीजिए। लग्जरी लगती है हमको, इतना आनंद आ जाता है। ऐसा कभी लगता है लेट नहीं हुए? ऐसा लगता है हम खुद के ही लेवल से ऊपर उठ गए। बहुत सुंदर लगता है हमको, बहुत फेवरेट है मेरा ऐसे प्लेन में जाना। हालांकि जब वो बादल में जाके गड़गड़ाता है तो डर बहुत लगता है। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ। मुझको लगता है कि आज तो मरेंगे ही पक्का, तो सोचता हूँ आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर दूँ। फिर लगता है दूसरों में पैनिक। फिर मैं आसपास के लोगों को देखता हूँ, सुंदर सुंदर चेहरे, अमीर अमीर दिखने वाले लोग। तो फिर मेरे को ये तसल्ली होती है, मैं मरा तो मरा, कम से कम ये जो अच्छा अमीर दिख रहा है ये भी मरेगा। तो फिर मेरे को भरोसा है कि नहीं यार, अमीर लोग इतनी कैजुअली नहीं मरते, तो शायद मैं भी ना मरूँ। ये खुशी होती है। खराब पता क्या होता है? खराब उनकी चाय कॉफ़ी होती है, वो बेस्वाद होती है। खाना पोहा पता नहीं, बिरयानी जो देंगे वेज बिरयानी, वो टेस्टलेस होती है। पर मेरा फेवरेट काम है कि जैसे ही मैं पहुंचता हूँ ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अपने, वहाँ जाके मैं बर्गर खाता हूँ। फिर शहर के प्राइस से उसका कंपैरिजन करके 2 गाली पूंजीवाद को देता हूँ, लेकिन खाता जरूर नहीं। बहुत मज़ा, हाँ बहुत मज़ा आता है मेरे को। और क्या करता हूँ, मेरे को वो बस बहुत इरिटेटिंग लगती है। बाकी भी वो जो पूरा प्रोसेस है, जो आपको गेट से लेके 74 जगह पे कार्ड दिखाना होता है और हर जगह चेकिंग करानी होती है, वो फालतू का टाइम पास करने के लिए होता है। बहुत इरिटेटिंग है, बहुत घटिया है। पर कभी कभी उसमें भी फन आता है और कभी कभी बहुत एकदम इरिटेट करता है। लेकिन सबसे घटिया वो बस वाला है। ऐसे ही हमको टहला दो, हम ऐसे ही चले जाएंगे। 150 मीटर पे दिख रहा है, उसमें भी इतना ज़्यादा बस में बैठे, फिर वो बस भी पता नहीं कैसी स्मेल करती रहती है। आधे लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। हाँ, तो वैसे तो मैं भले गंधाते दिल्ली के स्मॉग भरे माहौल में रहूं और ये नोएडा के सारे नालों का सल्फर सूंघूं, मुझको उसकी कोई स्मेल नहीं आती। पर चूंकि वहाँ पे मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे फिर बस से भी ऐसी स्मेल आती है, हाइजेनिक। तो इस तरीके का लगने लगता है।
तो ये हमारे न्यूज़ रूम के साथियों के ख़राब और कुछ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी हमने आपको बताया। खैर अभी इंडिगो का बड़ा क्राइसिस चल रहा है, लोग काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे हैं, काफ़ी समस्याएं उनको हो रही है। उम्मीद है कि इंडिगो जल्द से जल्द ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करेगा और यात्रियों को अब और समस्या नहीं होगी। तो ये हमारा एटी इनसाइडर का आज का एपिसोड, इसमें फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है आलोक। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।